जय हिंद एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक ऐसी कहानी, एक ऐसे राज्य के बारे में, एक ऐसे सम्राट के बारे में जिनके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना है, पर उनके बारे में हम आज और विस्तार से जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो सम्राट अशोक की इस फोटो को। ये मौर्य साम्राज्य के बहुत ही महान और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राजा के तौर पे उमड़े। पर उससे पहले क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, वहां से इस कहानी की आज हम शुरुआत करते हैं। आप सभी को या आप सभी ने कभी ना कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के बारे में सुना होगा। निकला था मैसेडोनिया से, सोक्रेटिस का स्टूडेंट, जिसने ये प्रण लिया था कि मैं पूरे विश्व तौर पे अपना एक परचम लहराऊंगा। निकला यूरोप से, पहुंचा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड देन खैबर पख्तूनवा होते हुए वो पहुंचने वाला था भारत। बीच में उसके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी हुई वो आई पोरस के साथ। अम्बी और पोरस दो बहुत महत्वपूर्ण राजा थे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्टर्न पंजाब के क्षेत्रफल को कवर करता है। अम्बी और अलेक्जेंडर मिलकर पोरस के साथ युद्ध करते हैं हेडसपास के पास, और यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण बना भारत के इतिहास के लिए, क्योंकि इसके बाद अलेक्जेंडर के साथ जीत तो अलेक्जेंडर की जरूर हुई, पर उसके साथ ग्रीक कल्चर, ग्रीक संस्कृति और कई सारे हथियार और कई सारे युद्ध प्रणालियों के बारे में भारत समाज में, इस भारतीय संस्कृति में उसका जुड़ाव होना शुरुआत हुआ। जैसे कि हॉर्स के साथ जो आंखों के सामने जो ब्लिंकर्स होते हैं, वैसे पैट घोड़ों के ऊपर बैठने वाले सीट्स और ऐसे कई सारी चीजों के बारे में हमें और विस्तार से देखने को मिलता है जब ग्रीक्स का एडवेंट हुआ इंडिया के अंदर। उसी समय हमें देखने मिलता है सेम टाइम पीरियड में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो उस समय काल का एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, उसके बहुत महानतम गुरु जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, उन्होंने अलेक्जेंडर के इस खतरे को देखते हुए नंद डायनेस्टी, जो कि उस समय काल में बिहार जो आज का प्रोविंस है, झारखंड जो आज का प्रोविंस है, वहां पे एक साम्राज्य था नंद वंश। उस नंद वंश का आखिरी राजा था जिसका नाम था धनानंद, उससे मदद मांगने के लिए गए। पर धनानंद के साथ दिक्कत क्या थी? क्रूर था और बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक आदमी था। उसने आचार्य चाणक्य की एक बात ना मानी और उनका अनादर बहुत किया। इतना अनादर कि आचार्य चाणक्य ने यह प्रण लिया कि मैं अपने केश तब तक नहीं काटूंगा जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर देता। और ना सिर्फ उन्होंने इस बात का प्रण लिया बल्कि उसे पूरा भी किया। वो चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात करते, चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला लेकर जाते, तक्षशिला में उनको हर एक तरीके से ज्ञान देते, चाहे वो युद्ध का ज्ञान हो, चाहे राजनीति का ज्ञान हो, चाहे समाज को लेकर हो या अर्थव्यवस्था को लेकर हो। हर एक तरीके का ज्ञान जो एक राजा को एक राजा बनाता है, उस सारे तरीके का ज्ञान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया हमारे आचार्य चाणक्य के द्वारा। उसके बाद वो उन दोनों ने मिलकर नंद वंश का अंत किया। और ये कहानी हमें मुद्र राक्षसा विशाखदत्त की लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद ना सिर्फ उन्होंने इस साम्राज्य को मजबूत बनाया बल्कि इसका विस्तार भी किया। उसी समय काल पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, अगेन जो कि आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्टर्न पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा कवर करता है, वहां पे एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था सेलेकस निकेटर। क्या नाम था उसका? नाम था सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर यहां पे था और वो ये कोशिश कर रहा था, वो कहां पे था? अगर मैं मैप में दिखाने की कोशिश करूं तो वो इस क्षेत्रफल में था। उसके बाद वो कोशिश कर रहा था कि मैं अपने एम्पायर को एक्सपैंड करूं और गंगा नदी के तरफ विस्तार करूं। और उसी समय काल पे इस क्षेत्रफल में जो था मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर। तो आचार्य चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध का आगाज किया। किसके अगेंस्ट में? सेलेकस निकेटर के अगेंस्ट में। और इस तरीके से दोनों के बीच में युद्ध होता है। अप्रोक्सीमेट अगर हम मान के चले, अप्रोक्सीमेट जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, वो कब होती है? वो होती है 305 BCE, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 305 साल पहले। और इस युद्ध में कौन जीतता है? विक्ट्री किसकी होती है? विक्ट्री होती है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जीतने के बाद दोस्ती समझौता किया होता है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की होती है, इसके तहत यह होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेलेकस को 500 युद्ध के हाथी देंगे। साथ ही साथ मेगस्थनी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे सेलेकस के कोर्ट में, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आएंगे, उनके कोर्ट में रहेंगे और उनके बातों पूरे साम्राज्य के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में
और हर एक चीज का जो वहां पे विस्तार और वर्णन हो रहा है उन सभी को अपनी किताब में लिखेंगे। वही किताब बाद में इंडिका के नाम से जाना गया। इसके बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विदेशी लड़की से शादी करी। वो सेलेकस निकेटर की बेटी ही थी जिनका नाम था हेलेना। इसके बाद आखिरी समय जब चंद्रगुप्त मौर्य का रहा तब उन्होंने अपना राजपाट सबको त्यागा। उन्होंने जैनिज्म में दिगंबर सेट को अपनाया। भद्रबाहु के नेतृत्व के अंदर वो कर्नाटका जाते हैं, वहां पे श्रवणबेलगोला में सलेखना को लेते हैं और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी समाप्त हो जाती है। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने राजपाट संभाला। उसके बाद उनके समय काल पे भी जो ये साम्राज्य था उसका बहुत विस्तार हुआ। साथ ही साथ देखा जाए तो उनके समय काल पे उनकी दोस्ती उस समय एंटियोकस द सेकंड के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके दौरान पे हमें देखने को यह भी मिलता है कि एंटियोकस से उनकी मतभेद हो गई थी और बिंदुसार ने कहीं ना कहीं उन पे युद्ध करने का भी प्रण ले लिया था, पर वह युद्ध कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि उसी समय काल पे अवंती जो आज का मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और तक्षशिला जो क्षेत्रफल था वहां पे रिवोल्ट हो गया। उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद अशोका जो थे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली राजा के तौर पे उमड़ रहे थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद लमसम 4 साल तक अगर हम देखें तो कोई भी राजा महाराजा नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि हम बुद्धिस्ट सोर्सेस को अगर हम देखते हैं, बौद्धिक सोर्सेस को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बुद्धिस्ट सोर्सेस ने यह कहा है कि अशोका ने उस समय काल में 99 भाइयों को मारा था, सिर्फ एक भाई को छोड़ के जिनका नाम था तीसा। उसके बाद उन्होंने कलिंग पे आक्रमण कर दिया अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए और वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। इस जेनोसाइड या कह सकते हो कि इस नरसंहार के बाद अशोका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो फूट फूट कर रोता है उस रणभूमि में बैठकर। वहां बगल से एक बुद्धिस्ट मंक गुजर रहे होते हैं जिनका नाम होता है उपगुप्ता। कई सोर्सेस में मोगलीपुत्र तीसा का भी नाम यहां पर आता है, जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को अशोका को बताया और इस तरीके से अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद उन्होंने धम्म का प्रचार और प्रसार किया। धम्म रोमिला थापर मैम जो है वो बताने की कोशिश करती है कि धम्म जो था वो अशोका का खुद का ब्रेन चाइल्ड था। उसकी खोज की एक विचारधारा थी जो वो समय के लोगों को अंधकार से बाहर लाने का काम कर रहा था, जिसमें एथिक्स मोरालिटी जैसी बातों को रखा गया। अशोका ने बहुत लंबे समय तक अहिंसा को पालन करा और इस वजह से उसके पास सेना जरूर थी पर सेना युद्ध नहीं करा करती थी, जिसकी वजह से सेना कमजोर भी धीरे धीरे होना शुरू हो चुकी थी। अशोका के दौरान उसने धम्मा महामात्रस को भी अपॉइंट करा था जो एक तरीके से ऑफिशियल्स थे जो धम्मा को बाकी लोगों तक ज्ञान को पहुंचाते थे, जिस वजह से बुद्धिज्म का तो बहुत हद तक फैलाव हुआ पर ब्राह्मणिज्म और बाकी जो सेक्ट थे वो कहीं ना कहीं बैकफुट में चलना शुरू हुए। यही कारण था जब अशोका की मृत्यु होती है उसके बाद जितने भी राजा महाराजा उस समय के बाद आते हैं वो सारे के सारे कमजोर हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उस समय काल में देखने को यह भी मिलता है कि बाहरी आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा था। इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस, कुशांस, बैक टू बैक कई सारे बाहर से जो है इन्वेडर्स आए और उन्हें पूरे साम्राज्य को कमजोर कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि पुष्यमित्र सुंग जो कि एक ब्राह्मणिकल रिवोल्ट की तरह बाहर आते हैं, उन्होंने भी आखिरी जो राजा थे मौर्य साम्राज्य के उनका अंत करता है और शुंग वंश का वापस से स्थापना करते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक और बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड था। उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान आचार्य चाणक्य का था, जिन्होंने अपनी किताब को अर्थशास्त्र में हर एक चीज का वर्णन किया है। ना सिर्फ ये बल्कि हमें यह भी देखने मिलता है न्याय प्रणाली हो, आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, हर एक तरीके में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में हर एक चीज का वर्णन किया गया है और इस वजह से मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य के तौर पे उमड़ा और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जय हिंद दोस्तों।